हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो कैसे आप सर? बढ़िया, ठीक। सो बच्चे लोग, ये जो लेक्चर है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज का जो लेक्चर होने वाला है स्पीशिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के बेस पे होने वाला है, ठीक है। और ये जो दोनों भी टॉपिक है, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं। एग्जाम में इन दोनों के रिलेटेड कोई ना कोई तो क्वेश्चन आता ही है, भले ही वो स्पीशिएशन का डेफिनेशन होने दो या फिर ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेजेस होने दो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ध्यान से देखना, और मैं ट्राई करूंगा कि आज का लेक्चर आपको अब भी याद हो जाए, ठीक है। और हम लोग को पता है ये इंटरेस्टिंग में पढ़ते हैं, जो डायग्रामेटिक के व्यू में मैं आपको हर चीज समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्पीशिएशन। क्या है स्पीशिएशन? स्पीशिएशन का डेफिनेशन देख लो। ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वंस इज कॉल्ड एज अ स्पीशिएशन। इसका मतलब यह है कि इवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल का फॉर्मेशन होता है। किस कारण से? इवोल्यूशन के कारण से। अब ये इवोल्यूशन बहुत सारे प्लांट्स और इसको कैसे फॉर्म करेगा, हमने जाना है। क्या देखा था कि इवोल्यूशन में क्या होता है कि थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस आने लग जाते हैं। क्या होते हैं? माइनर चेंजेस आने लगते हैं। और ये जो चेंजेस है इकट्ठा होने के बाद में कुछ जनरेशन, सेवरल जनरेशन के बाद में हम पहला और लास्ट वाला देखेंगे तो क्या दिखता है? हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज देखने मिलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्पीशीज, ये जो पैरेंट है, ये पैरेंट जो बच्चा है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है, ठीक है। तो जिससे हम क्या करते हैं कि इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि ये पैरेंट से अलग दिख रहा है। तो ये जो अलग करने का प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है? स्पीशिएशन बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान दो, ये जो आपके प्लांट और जो एनिमल बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस वाले जनरेशन से ही बनेंगे। क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन, ठीक है ना। अगर वो अपने पुराने वाले जनरेशन से ही बनेंगे तो ही क्या कहलाएगा? स्पीशीज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आम का सीजन है। पहले के टाइम में ऐसा हुआ रहेगा कि आम आपके पास में सिर्फ एक ही टाइप का मिलता होगा, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, जिसमें हमने क्या किया कि जो एक आम था, एक आम से बहुत सारे उसके डिफरेंट वैरायटीज आ गए। जैसे आफूस आम आ जाता है, लंगड़ा आम आ जाता है, उसके बाद में एक छोटा आम आता है, उसके बाद में एक स्वीटनेस वाला आम आता है, ठीक है। एक आम ऐसा आता है जो सालों भर आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक सिंगल आम का पेड़ और इससे डिफरेंट क्या हुए, बहुत सारे आम के पेड़ आए जिनके अंदर हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिला। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्या करता है, ये स्पीशीज अलग, ये स्पीशीज अलग, ये स्पीशीज अलग, और इन स्पीशीज को क्या करता है? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है। पता है ना आपको, ठीक है। जैसे कि आपके इसमें बोल सकता हूं कि आपके दादाजी थे, उनके कम से कम 4 बच्चे थे, ठीक है। दादाजी और दादाजी के जाने के बाद में क्या हुआ, ये जो चारों बच्चे ये अलग हो गए, ठीक है। एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक इधर, ठीक है। वो 4 बच्चे के एक के 2 बच्चे हुए, 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 ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये 2 बच्चे और अलग गए, ये 2 बच्चे और अलग गए, ये 2 बच्चे और अलग गए, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा कि एक पैरेंट था, एक पैरेंट से 4 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए, 4 से और 4 का डबल करो कितने हो जाएंगे? 8 बच्चे, ठीक है। ये 8 डिस्ट्रीब्यूट हुए, 8 के डबल करोगे 16 डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो दादाजी और उनके आगे आगे 2-3 जनरेशन के बाद वाला देखोगे तो इनके अंदर हमें कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, मतलब कि कुछ भी ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं दिखेगा। लेकिन जो है वो तो हमारे दादाजी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये अलग घर परिवार बसा रहा है, ये अलग घर परिवार बसा रहा है, ये अलग घर परिवार बसा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये घर अलग है, ये घर अलग है, ये घर अलग है, ठीक है। सेम कंडीशन में जब कोई चीज सिंगल पैरेंट से अलग अलग डिवाइड होता है ड्यू टू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पीशिएशन। क्लियर? यहां तक सिंपल डेफिनेशन है। क्या है? ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म, ठीक है। ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म। प्लीज रिपीट करना मेरे बाद में। The process of formation of new species from earlier one is called as a speciation. The process of formation of new species from earlier one is called as a speciation. क्लियर? यहां तक सिंपल सा था, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ना जो स्पीशीज के बारे में देखते हैं। स्पीशिएशन तो हमने कर लिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, लेकिन स्पीशीज है ना, कुछ ना कुछ तो हमने देखा, तभी तो उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल बाय द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो आपके पेरेंट थे, पेरेंट के 4 बच्चे हुए, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो वो जो बच्चा है वो कैसे आए? फर्टाइल है। कैसा है? फर्टाइल आए। और यही प्रोसेस और यही डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोला जाता है। समझ में आ रहा है? स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद में जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए, तो ही वो स्पीशीज के अंदर काउंट होगा, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो इनफर्टाइल रहा तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा? क्या उसके आगे की जनरेशन आएगी? नहीं आएगी, तो उसका स्पीशीज सेम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया? अगर वो फर्टाइल है तो वो स्पीशीज के अंदर आएगा, अगर फर्टाइल नहीं है तो स्पीशीज के अंदर नहीं आएगा। और वो रिप्रोडक्शन भी कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद में यहाँ से हमने जबरदस्ती ये एनिमल उठाया, ये एनिमल उठाया, दोनों के बीच में क्या गया? रिप्रोडक्शन करवाया, ये स्पीशीज नहीं कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ध्यान तो ये हो गया। इसी के साथ में हर एक स्पीशीज जो होता है उनके पास में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, हर एक स्पीशीज के बाद में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगा। समझो कि मैंने क्या किया, एक स्पीशीज लिया, एक पोलार बियर का और एक नॉर्मल बियर का। देखोगे आप तो जो पोलार बियर के पास में अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो ठंडे इलाके में रहता है। जो नॉर्मल बियर है वो मॉडरेट इलाके में रहता है। ठीक है, जो पोलार बियर है वो ठंडी को सह लेता है, जो नॉर्मल बियर है वो आपके ठंडी को ज्यादा सही नहीं पाएगा। ठीक है, वो पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर जंप कर लेता है, ये नॉर्मल बियर उतना ठंडे पानी के अंदर जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी स्पीशीज है सबके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ और वापस से, एक है शेर और एक है कुत्ता। क्या इन दोनों के पीछे सिमिलरिटी है क्या? नहीं। शेर जो है आपके पास में कैसा है? शिकार करता है। ठीक है, जो आपके पास में कुत्ता कैसे है? जो हम देते हैं वो खा लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास में, जो शेर और जो कुत्ते हैं इनके बीच में आप देखोगे तो वाइड वैरायटी ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। यानी कि हर एक स्पीशीज के पास में अपना एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा तो ही आपके स्पीशीज के अंदर इंक्लूड होगा, अगर नहीं है, कॉमन है, तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ईच स्पीशीज डिफर इन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, फूड हैबिटेट एंड द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ठीक है, तो हर एक स्पीशीज आपके पास में डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन। जैसे हमने बताया था अभी, कौन सा बताया था? एक आपका पोलार बियर अलग अलग थे। ठीक है, इसी के साथ में आप देखोगे तो ये आपके कौन सा इसमें फूड वाले में आ जाओ। फूड वाले में कुछ कुछ जो होते हैं कार्निवर्स होते हैं, कुछ हर्बीवर्स होते हैं, कुछ ओमनीवर्स होते हैं। ठीक है ना, कोई शिकार करता है तो कोई शिकार बनता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है अपने अपने ज्योग्राफिकल एरिया में सिचुएटेड है। हर एक ऑर्गेनिज्म हर जगह पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, वो पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है एक टाइप का स्पीशीज, दूसरे टाइप का स्पीशीज पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, इसी के साथ में इनका फूड हैबिटेट अलग होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्या होते हैं? मार के खाते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ क्या होते हैं? जो घास फूस आ रहा है उसको खाते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं? जो मांस सड़ रहा है उसको खाते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर से क्या करते हैं? खून को चूसते हैं, जैसे कि आपके मस्किटोस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग आपके फूड हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एंड द हैबिटेट फूड में डिपेंडेंट है। हैबिटेट में आ जाओ, हैबिटेट यानी कि जिस कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है ना, कैसा कंडीशन चाहिए उनको? गर्म कंडीशन चाहिए, ठंडा चाहिए, मॉडरेट चाहिए, पहाड़ी इलाका चाहिए, या फिर पानी वाला इलाका चाहिए। ठीक है, तो कैसे रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट। पानी के अंदर आपने देखा है मच्छियाँ रहती है, हवा पे पंछियाँ उड़ती है, जमीन पे आपके जो जानवर रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो स्पीशीज है सब अलग अलग रह रहे, इनका हैबिटेट भी अलग है, फूड भी अलग है, और आपके जोग्राफिकल एरियाज भी अलग है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्या है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चे देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंडे में से एक बच्चा आता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंडे में से 5-6 बच्चे आते हैं, जैसे कि स्नेक में 5-6 बच्चे आ जाते हैं, और आपके जो हैन होती है उसमें से एक अंडा आता है। ठीक है, तो दोनों भी अंडे दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है डिफरेंस? एक में से एक बच्चा आ रहा है, एक में से आपके पास 5-6 बच्चे आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपके स्पीशीज है इनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो भी डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई बाइसेक्सुअल मतलब कि आपके पास में कोई असेक्सुअल टाइप में भी करता है, कोई आपके सेक्सुअल टाइप में भी करता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके पास में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहती है सबके पास में।
तो यहाँ तक क्लियर है, हमने देखा स्पीशीज देख लिया, हर एक के पास में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है और हर एक स्पीशीज डिफरेंट रहेगा इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन, इन फूड, इन हैबिटेट एंड इन द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने कुछ आपके स्पीशिएशन के लिए कुछ आपके ज्योग्राफिकल के हिसाब से मैंने बताया, ये आपका कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है ना, एक चिड़िया। इनके 3 बच्चे थे, तीनों ने क्या किया कि अलग अलग एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया। मैं कोई भी एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, एक अमेरिका ले लेता हूँ, एक आपके ऑस्ट्रेलिया को ले लेता हूँ, एक आपके अफ्रीका को ले लेता हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो जो चिड़िया अमेरिका गया वहां पे फूड का एबिलिटी ज्यादा था, सीड्स वहां पे ज्यादा मिलते थे, तो इसका जो बीक है वो थोड़ा चेंज हो गया, दिख रहा है, ये कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो बर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ सीड खाता है। ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका नहीं, अफ्रीका की ना, ठीक है, जो आपके अफ्रीका में गया वहां पे पानी की किल्लत है, ठीक है, तो वहां पे आपके इसमें जो पेड़ रहेंगे कैक्टस वाले रहेंगे, जिनके अंदर से थोड़ा बहुत कैक्टस है, तो मतलब क्या कि कांटेदार वाले पेड़ रहेंगे, जिनके सीड के ऊपर कांटे लगे रहते हैं, तो उनको खाने के लिए इनका जो बीक है इसके अंदर मॉडिफिकेशन हमें देखने मिल गया, ठीक है, कांटा बाहर टूट जाएगा, फूड अंदर चला जाएगा। उसके बाद में जो आपके अमेरिका साइड, जो अभी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, तो ऑस्ट्रेलिया में देखो यहाँ पे अपने पास में जो बर्ड्स है वहां पे इनको कीड़े बहुत ज्यादा मिल रहे थे, तो कीड़े खाने के लिए इनका जो बीक है वो हमें चेंज देखने मिल रहा है, ठीक है ना। एंसेस्टर तो कॉमन है, लेकिन अलग अलग जगह पे जाने के बाद में, अलग अलग फूड हैबिट मिलने के बाद में, ठीक है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव एरिया के बाद में क्या होता है कि इनके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने मिलता है। जैसे कि ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है और ये आपका अलग स्पीशीज है। समझ में आया किसी और आपके इसमें स्पीशिएशन। तो ये जो तीनों फैक्टर्स है, चारों फैक्टर्स है, ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं। इसी के साथ में ये भी अप्लाई होना चाहिए कि जो आपने किया है, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है ये रिप्रोड्यूस करने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एकदम बेसिक के साथ में जा रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपने ये सारी की सारी चीजें देखी। अब आते हो आपके स्पीशिएशन फैक्टर्स पे। अभी कौन सा टॉपिक है, स्पीशिएशन फैक्टर्स। ये आप अगर याद कर लेते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला है जेनेटिक वेरिएशन। कौन सा, जेनेटिक वेरिएशन। अगर किसी के जीन के अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होगा कि आगे आने वाला जनरेशन प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जो पीछे वाला जनरेशन है उसके बॉडी में कुछ भी जेनेटिक वेरिएशन होगा तो आगे आने वाला डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे हम क्या करते हैं, जो कुत्ते बिल्ली होते, कुत्ते के साथ में हम तो बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग करवाने के बाद में क्या होता है, इसके अलग स्पीशीज बनते हैं। कौन सा आपने बहुत सारे सुने होंगे, बुलडॉग होता है। उसके बाद में आपके इसमें पपी, क्या नाम था, बहुत सारे वोडाफोन वाला होता है ना, वो बुलडॉग ही क्या, हाँ ठीक है। तो आप नॉर्मली आप समझ गए होंगे, मुझे उनके कुत्ते, उनके प्रजातियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने बहुत सारे डॉग्स को देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या किया है कि उनके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन किया, और उनके जीन के मॉडिफिकेशन से क्या होता है, कोई कोई कुत्ते के पास में एकदम हेयर जो है एकदम फ्लफी हेयर होता है, कोई एकदम बॉडी बिल्डिंग बॉडिंग जैसा दिखता है, ठीक है। कोई आर्मी के अंदर यूज किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन्स के अंदर वेरिएशन करने की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है ज्योग्राफिकल चेंजेस। क्या होता है ज्योग्राफिकल चेंजेस, इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है यही वाला, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से आपने अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन किया, फूड के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया, और इन तीनों के अलग अलग स्पीशीज बन गए, ठीक। इसके बाद में आ जाओ रिप्रोडक्टिव चेंजेस। क्या है रिप्रोडक्टिव चेंजेस, अगर रिप्रोडक्शन के भी टाइम पे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के भी टाइम पे अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो अंडे में से बच्चा निकल रहा है, एक निकल रहा है, 5 निकल रहा है, उसके हिसाब से भी स्पेसिएशन होता है, ठीक है। जो बच्चा है वो डायरेक्टली बर्थ हो रहा है, ठीक है, या फिर उस बच्चे के साथ में और 5-6 बच्चे आ रहे हैं, जैसे कुत्ते लोग 5-6 बच्चे देते हैं, इंसान लोग 1 बच्चा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके रिप्रोडक्टिव चेंजेस के हिसाब से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मॉडिफिकेशन देखने मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। इसके बाद देखो ज्योग्राफिकल एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ये ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये इसलिए होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज के साथ में कंबाइन ना हो, और जो नेचर है वो एक बैलेंस वे में रहे, ठीक है। समझो मेरे पास में क्या है, एक ये नदी बना लिया मैंने, ठीक है, और इसके यहाँ पे मैंने कुछ जानवर बना लिया, ऐसे मैंने जानवर बना देता हूँ, जो भी है एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो ह्यूमन में, ठीक है, जो भी जानवर ले लो, ये जो जानवर है ये इस साइड नहीं आ सकता, एक बैरियर हो गया जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि एक जगह पे बंद करना। ये क्या करेगा, इस एरिया में ही रहेगा, इस एरिया से इस एरिया में नहीं आ पाएगा। ये जो है इस एरिया में ही रहेगा, इधर से इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है ना, और ये आपका डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्पीशीज यहाँ नहीं और ये स्पीशीज यहाँ नहीं।
अगर ये दोनों स्पीशीज एक साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके फूड और ये सब कुछ का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फूड अलग है, यहाँ पे फूड अलग है, ठीक है। तो अलग अलग आइसोलेशन, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहने से वो दोनों का स्पीशीज प्रोटेक्टेड रहता है। समझो इधर डियर रहती है, इधर लायन रहता है, अगर ये इधर से इधर आ गया तो इधर का स्पीशीज खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एक जगह पे बंद रहना। सेकंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसलिए किया जाता है कि जो नेचर में लिविंग थिंग का बैलेंस है वो बना रहे। समझो, एक अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इनके बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो इनका कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। बाय चांस अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो वो फर्टाइल नहीं होगा। जिसमें एग्जांपल है हॉर्स एंड द डोंकी, इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवाया गया है और जिससे जो निकला है उसको बोलते हैं म्यूल, खच्चर, ठीक है ना। जो खच्चर होता है वो हार्ड वर्क तो करता है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये नेचर में डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो बाय चांस कुछ भी हो, कुछ भी बाय फैक्टर कुछ भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन किसी और के साथ में करते, जैसे कि कुत्ता अगर बिल्ली के साथ में रिप्रोडक्शन करता है तो यहाँ पे उनके कोई भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन अभी जो साइंस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, साइंस कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इन सब को बचाने के लिए भी आपके पास में क्या होता है, ज्योग्राफिकल एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। समझ में आता है, ठीक है ना। टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। वापस एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। स्पीशिएशन क्या देखा, इवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स फॉर्म होंगे, और ये प्रोसेस कैसे होता है, पुराने वाले जनरेशन से फॉर्म होंगे, तो उनको स्पीशिएशन बोला जाएगा। स्पीशीज क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाए उसको क्या बोलेंगे आपके पास में स्पीशीज, और रिप्रोडक्शन भी नेचुरल प्रोसेस के साथ में होना चाहिए। स्पीशीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं, हर एक स्पीशीज अलग अलग जगह पे रहता है, अलग अलग फूड खाता है, अलग अलग हैबिट है, अलग अलग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। इसके फैक्टर्स क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड द ज्योग्राफिकल एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैंने अभी कवर करवाया, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन इवोल्यूशन का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये जो स्पीशिएशन वाला टॉपिक था बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, वीडियो लेंदी बन गया, ठीक है। और अभी तक आपने एविडेंसेस वाला टॉपिक नहीं देखा तो वो भी देख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एविडेंसेस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे 2 वीडियो आ रहे होंगे, उनको आप देख लो, एविडेंस पार्ट 1 एंड एविडेंस पार्ट 2।